आज 2024 में दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे देश बचे हैं जिधर अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि देश के राजा के पास ही सारी पॉलिटिकल पावर्स है, अनकंस्ट्रेन्ड बाय लेजिस्लेचर और कॉन्स्टिट्यूशन। और आज की वीडियो में अपन जाने वाले हैं उन सभी 6 देशों में से एक सबसे स्पेशल देश ब्रूने, अ स्मॉल कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। ब्रूने देश में शरिया लॉ प्रैक्टिस किया जाता है और इधर के कुछ लॉज तो इतने स्ट्रिक्ट है कि अल्कोहल और टोबैको देश में पूरी तरह बैंड है। ड्रग्स ले जाने पे तो मौत की सजा। इंटरनेट पे इस देश के बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा हैरान होते जाओगे, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व होने पे डेथ बाय स्टोनिंग। एक ऐसा देश जिधर के लोग एक समय गरीबी से इतने परेशान थे कि यहाँ के राजा भी फटे पुराने कपड़े पहनते थे। आज उसी देश ब्रूने के राजा के पास है पूरी दुनिया की लार्जेस्ट कार कलेक्शन एंड प्राइवेट जेट्स। देश के राजा दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है और ब्रूने सबसे अमीर देशों में से एक। ब्रूने देश के बारे में पता चलते ही मैं ये जानने पे मजबूर हो गया कि एक टूरिस्ट का इस देश में एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। जिस देश के बारे में सुनकर आप में से काफी लोग शायद इधर जाने की कभी ना सोचे, लेकिन मैं सूरज की पहली किरण की तरह चमकती इस देश की सोने की मस्जिदों और सोने से भी कीमती दिलों वाले इस देश के लोगों को जानने के लिए मजबूर हो गया। आइए चलते हैं ब्रूने। इस देश में ना दारू और तंबाकू बैंड है, इलीगल है मतलब, और मेरे ख्याल से दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है, क्योंकि दारू तो आपको फिर भी मिल जाएगी किसी कंट्री में बैन, सिगरेट भी बैन है। पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे, लेकिन फ्लाइट में पहली बारी मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि कुरान रिसाइट की जा रही है। और ये टेबल पे जितनी भी औरतें बैठी है, इन्होंने मेरे खाने के पैसे मेरे से पूछे बिना पे कर दिए और बोले तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। Welcome to Brunei, Uncle. दोस्तों, एक नई वीडियो से आप सभी का स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं हूं मलेशिया की एक ऐसी सिटी जिसका शायद आपने नाम पहले ना सुना हो। जी हाँ, मलेशिया का नाम आते ही हमारे मन में कुआलालंपुर आता है, लेकिन मैं हूं फिलहाल कुचिंग। नाम आते ही हमारे मन में कुआलालंपुर आता है, लेकिन मैं हूं फिलहाल कुचिंग। कुचिंग नामक ये सिटी है बोर्नियो आइलैंड पे, और बोर्नियो जो आइलैंड है वो पूरी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। पहले पे है ग्रीनलैंड, दूसरे पे है न्यू गिनी, जिधर अपन पिछले साल गए थे। न्यू गिनी आइलैंड 2 कंट्रीज में डिवाइडेड है। ईस्ट वाला पार्ट है पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट वाला पार्ट है पापुआ, जो कि इंडोनेशिया के अंडर आता है। और ये जो आइलैंड है बोर्नियो, ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जो कि 3 सोवरेन कंट्रीज में डिवाइडेड है। जी हाँ, नीचे इसके इंडोनेशिया, ऊपर नॉर्थ वेस्ट में देखोगे सारा तो है मलेशिया, और एक और पूरी कंट्री है जिस पूरी कंट्री का लैंड मास इसी आइलैंड पे आता है, और वो कंट्री है ब्रूने। और आज हम ब्रूने कंट्री जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री होने वाली है, और ज्यादा कुछ हमें पता नहीं ब्रूने के बारे में। तो आज अपन पहुंचेंगे यहाँ कुचिंग से ब्रूने और एक्सप्लोर करेंगे ब्रूने को। अभी मैंने करा ली है टैक्सी अपनी एयरपोर्ट के लिए, और ब्रूने की कैपिटल सिटी बांदा सेरी बगावन की मेरी फ्लाइट है अभी कुचिंग से। और बेस्ट बेट आपकी, अगर आपको ब्रूने पहुंचना है, अरे वाह ये क्या है, एक तो ना यहाँ पे ये बोतल लगा के रखते हैं और उस पे शेड्स मिलेंगे गर्मी की वजह से, बढ़िया सा चर्च था शायद उस। ब्रूने पहुंचने की आपकी बेस्ट बेट हो सकती है, या तो आप जाओ वहाँ पे कुआलालंपुर से, क्योंकि उधर से डायरेक्ट फ्लाइट है, या फिर आप कुचिंग आओ, मलेशिया की ये सिटी बोर्नियो आइलैंड पे। जी हाँ, बोर्नियो आइलैंड भी अपने आप में एक अलग ही कहानी है। और कुचिंग आके मैंने अपना वीजा लिया था ब्रूने का, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सुलेट है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो ब्रूने का वीजा, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले अप्लाई करा था और कल मेरे को मिल गया था, मतलब 2 दिन के अंदर मिल गया था मुझे, और 3 महीने का सिंगल एंट्री वीजा दिया। तो फिलहाल पहुंचते एयरपोर्ट, इधर टैक्सी की ऐप चलती है ग्रैब, और ब्रूने मेरे ख्याल से डार्ट करके ऐप चलती है, मैंने डाली नहीं है अभी, वो डाउनलोड कर लेता हूँ। बाकी बहुत सस्ती है यार यहाँ पे तो ना, मलेशिया में स्पेशली कुचिंग में टैक्सीज वगैरह के रेट बहुत ही कम है। अब ये भाई मेरे को एयरपोर्ट छोड़ाएगा और मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड दिखा रहा था 12-13 मलेशियन रिंगित। एक रिंगित में अपने इंडिया के 17.5 कुछ रुपये होते हैं, तो देख लो मतलब 200 रुपये में कुछ मेरे को एयरपोर्ट छोड़ाएगा। एयरपोर्ट आगे भी अपन कुचिंग के इसी एयरपोर्ट पे आया था 4 दिन पहले जब लैंड किया था। और अच्छी बात की इधर का ना एयरपोर्ट बहुत दूर नहीं है सिटी से, मतलब सिर्फ 10 ही किलोमीटर था जिधर मैं रुका था, और हालांकि मैं तो दूर रुका था, सेंटर से भी थोड़ा था। जो बढ़िया लोकेशन थी इनके अपार्टमेंट से, उधर एयरबीएनबी लेकर रुका था। तो 10 किलोमीटर 15 मिनट के अंदर अंदर आ गए हम। सुबह कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला ऐसा खास। चलो अब चलते हैं अंदर। फ्लाइट है मेरी सही 1.5 घंटे बाद, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है अपने पास, पर मुझे लग रहा था खाली होगा एयरपोर्ट, इतनी भीड़ मिलेगी नहीं, तो जल्दी हो जाएगा सब। वो अंदर लाइन तो लगी हुई है, बाहर से आपको पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही। चलो अब अंदर चल के ही देखते हैं। 1.5 घंटे में फ्लाइट, हालांकि हम दूसरी कंट्री में जाने वाले हैं, लेकिन फ्लाइट सिर्फ 1 घंटे की होने वाली है, 1-1.25 घंटे की। ऑलमोस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट जैसा ही होने वाला है, क्योंकि ब्रूने मोस्टली लोग कुचिंग से ही जाते होंगे या कुआलालंपुर से। ये रहा भाई अपना 8:45 ब्रूने का A6 से A7, वो अंदर रॉयल ब्रूने के काउंटर्स।
है तो चेक इन काउंटर उधर पर, लेकिन शीशा लगा था, रास्ता बंद था। और पहले बैगेज बेल्ट में से बैग निकले सिक्योरिटी के लिए, फिर इन्होंने बैग पे एक टैग लगा दिया बड़े वाले चेक इन बैग पे। अब जा रहा हूँ इधर रॉयल ब्रूने के पास। जल्दी करो भाई, अब एकदम टेंशन होने लगी, लेट हो रहे हैं। बोर्डिंग पास तो मिल गया अपने को, पर इनकी ना एक वेबसाइट है ब्रूने की, उस पर अराइवल कार्ड भरना था। ये अराइवल कार्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग वेबसाइट है, मतलब फ़ोन में भरा ही नहीं जाने लग रहा वो अराइवल कार्ड। उधर दिखाना है इमिग्रेशन पे, तो आगे जाके लैपटॉप से भर लेंगे। ये रहा डिपार्चर्स। हो गए वही फारिग इमिग्रेशन से, अब एक बार सिक्योरिटी और रह गया। नीचे गेट्स है, बर्गर किंग भी इधर है। अपना बोर्डिंग गेट है 8, तो आगे जाना है। चलो भाई, हो गया सब कुछ। वैसे तो 15-20 मिनट में होगी सारी चीज़ें। और ना मैंने होटल बुक तो करा रखा है ब्रूने में, लेकिन वो मैंने कराया था trip.com की ऐप से, और वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ किसी वजह से, पता नहीं। और दिखा रहा है कि 11 बजे तक बताएगा कंफर्म, 10 बजे तक पहुँच जाऊँ उस देश में। अभी मतलब 1 घंटे से ऊपर पड़ा है फ़्लाइट उड़ने में, 15-20 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो होटल वाली टेंशन है मेरे को, और होटल भी वहाँ पे लिमिटेड से, और बहुत महंगे होटल है भाई ब्रूने में। मतलब ये मान लो एक रात के 5-6 हज़ार से कम तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और भाई उनके पास पैसा ही बहुत है, तेल का पैसा खा रहे ब्रूने वाले। पहले बैठ के अपने फॉर्म भर लेते, लेकिन ये आ गया इनका पोर्टल, ऑनलाइन लॉगिन कर लेते हैं। इनकी वेबसाइट पे देखना भाई, साफ साफ क्या लिख रखा है सबसे ऊपर बड़ा बड़ा, कि भी इस चीज़ की तस्करी करने वाले को सीधा मौत की सज़ा है। मतलब इस देश में भाई तंबाकू भी बैन है, अल्कोहल भी बैन है, दारू सिगरेट सब बैन है। और अगर आप कोई ड्रग लेके आते हो तो आपको सीधा मौत की सज़ा है इस देश में, जिस तरह अपन जा रहे ब्रूने। चलो भाई, सारे ही चले गए। ग्रुप वाइज बुला रहे थे, सीक्वेंस वाइज, पर मेरे ग्रुप का नाम ही नहीं लिया। मेरा ग्रुप सी है या पता नहीं बी है, मेरा बी है, पर सी बोल रहे थे, बी नहीं बोल रहे। फिर इतना में खाली हो गया पूरा बोर्डिंग एरिया। मैंने सोचा खुद से ही चलता हूँ, अकेला मैं ही रह गया था। ज़िंदगी में भाई शायद दोबारा कभी रॉयल ब्रूने एयरलाइन में ट्रैवल करने का मौका ना मिले। पहली और शायद आखिरी बार इस एयरलाइन में सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न फ़्लाइट मेरी एयर एशिया की है। यही है अपनी सीट 29H। चलो भाई, अरे भाई ज़बरदस्त लेग स्पेस है इसमें, तो मेरे पैर फिट आ गए। ओ भाई साहब, अरे अभी ध्यान दिया मैंने, देखो ये दोनों सीट्स ही एग्जिट है, ये वाली भी एग्जिट है, वो अगली भी एग्जिट है। ये अभी इंस्ट्रक्शंस देने हैं ना, तो मैंने इसे पूछा इतना लेग स्पेस कैसे है, बोला ये दोनों ही एग्जिट सीट्स है। तभी भाई इतनी जगह, वही मैं सोच रहा था यार, इतनी तो हो ही नहीं सकती इतनी ज़्यादा जगह आम सीट में। उन्होंने मेरे को फ्री में दे दी ये सीट, मतलब चेक इन के टाइम जब। बाकी सही है, इसमें एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, ये देंगे ईयरफोन्स ऑब्वियसली। अभी तक तो सही लग रही है एयरलाइन, शायद खाना भी देंगे ही। वैसे तो 1 ही घंटे की फ़्लाइट है, पता नहीं, पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे, लेकिन फ़्लाइट में पहली बारी मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि कुरान रिसाइट की जा रही है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी फ़्लाइट में जब मैं बैठा हूँ उसमें कुरान रिसाइट होने लग रही है। हालांकि फ़्लाइट का टाइम 8:45 था, लेकिन 8:30 ही लोग आगे फ़्लाइट में बैठ चुके थे सारे, तो 8:30 ही उड़ा दी। 8:20 पे ही आ गए थे मेरे ख्याल, और 8:45 8:50 पे तो आधा रास्ता पहुंचने को है। और सिर्फ 1 ही घंटे की फ़्लाइट है, फिर भी स्नैक्स दे ही गए, सैंडविच, पानी और साथ में पता नहीं नट्स है जो भी। 1 घंटे से भी कम में पहुँचा देंगे मेरे ख्याल। 10 बजे पहुँचना था, 9:30 ही पहुँचा देंगे, लेकिन ये तो पहुँच गए भाई फाइनली लैंड करके। और फ्लाइट खाली सी, आप देख सकते हो, भीड़ नहीं है। मेरी 2 साइड दोनों सीट खाली थी, और लेफ्ट में भी जो अंकल बैठे थे इनके साथ वाले भी 2 खाली थी। भाई मस्त लग रहा है इनका तो एयरपोर्ट। उम्मीद ही नहीं थी मेरे को तो बिल्कुल भी, ये तो ज़बरदस्त लग रहा है। ये बढ़िया है भाई, जिसने फॉर्म नहीं भर रखा था वो यहाँ के भी फॉर्म भर सकता है, ये चीज़ मस्त है।
अपन ऐसे दुखी हो रहे थे, कंप्यूटर लगा रखे बढ़िया। होगी इमिग्रेशन, बैग तो बहुत देर से ही आ गया था, मेरे को इमिग्रेशन की लाइन में ही दिख गया था कि आ चुका बेल्ट पे। आ गए अपन बाहर अराइवल पे, ब्रूने दारुसलाम। सामने उधर KFC है, इधर बीच में भी एक रेस्टोरेंट्स है। काम अपना हो गया सारा। एक मैंने ई सिम ले ही लिया था इमरजेंसी में, एयरपोर्ट पे सिम मिले ना मिले, पर यहाँ पे है ये कंपनी DST करके कोई सिम वाली। उधर एक मनी एक्सचेंज भी है। सिम कार्ड की एक और कंपनी भी उधर सामने, विश मोबाइल है, क्या नाम है, नीचे इमेजिन लिख रखा है। अब भाई एयरपोर्ट पे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ तो भाई जो मेरा वीज़ा है ना, मेरे को 3 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा दिया था कोचिंग से, जो मैंने वीज़ा लिया था। और वीज़ा के अलावा एंट्री स्टैंप लग रही थी इमिग्रेशन की लाइन में लगा हुआ। तो एंट्री स्टैम्प जो हमारी है ना, वो मैंने उनमें से पूछा कितने दिन रुकोगे, मैं बोला 3 दिन ही और रुकूँगा। वैसे 4 दिन हो गए, पर मैं बोला 3 दिन बाद की मेरी फ़्लाइट है। तो उन्होंने ना जो स्टैंप हमारी है पासपोर्ट पे, उस पर लिखा है एंट्री पास, और वो वैलिड फॉर ना अगले 5 दिन तक ही है। हालांकि वीज़ा मेरा 3 महीने वैलिड था सिंगल एंट्री, लेकिन एंट्री के बाद मुझे 5 दिन की ही परमिशन है, 5 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता। ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई भाई, फिर वीज़ा इतना लंबा क्यों दिया था, या तो पहले ही छोटा वीज़ा देते, और जब इतना लंबा वीज़ा दे दिया था तो ये एंट्री पास का क्या चक्कर है, ये थोड़ी अजीब सी लगी बात। दूसरी चीज़, इस देश में ना दारू और तंबाकू बैंड है, इलीगल है मतलब, और मेरे ख्याल से दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है, क्योंकि दारू तो आपको फिर भी मिल जाएगी किसी कंट्री में बैन, सिगरेट भी बैन है, मतलब उसके लिए मेरे ख्याल से इकलौती कंट्री है, मुझे लगता कोई और कंट्री है दुनिया में। और एयरपोर्ट पे ना उस चीज़ का अलग से डिक्लेरेशन का एरिया था कि जाके कंप्यूटर पे फॉर्म भरो, जैसे ई अराइवल फॉर्म था जो ऑनलाइन आप फ़ोन से भर सकते हो, लैपटॉप से, जो अपन भर के आए थे, वो भी नहीं भरा गया। तो यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर्स लगा रखे थे, बढ़िया चीज़ थी एयरपोर्ट की। और उसके बाद इमिग्रेशन के बाद अलग से एक दारू का, लिकर का डिक्लेरेशन फॉर्म भी था, उसके भी कंप्यूटर रखे थे, वो भरो। अगर आप टूरिस्ट हो तो आप अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए ला सकते हो दारू, लेकिन आप किसी और को नहीं बेच सकते या कुछ वो नहीं कर सकते। और बाहर तो मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, बैंड है बिल्कुल। और सीधा डेथ पेनल्टी है भाई, अगर आप कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ ले आए ना इस देश में। दारू तक तो ये कर रहे हैं अलाउड, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं। कमाल हो गया यार। बाकी चलो अब बैठते हैं एक बारी। मेरा जो होटल है उसकी कंफर्मेशन दिखा रहे हैं, 11 बजे तक फाइनल बताएगा। trip.com ऐप से करा लिया, वो तुरंत करता नहीं कंफर्म। और उस होटल की वेबसाइट पे मैंने जाके देखा, जे होटल नाम है, तो रूम्स फुली बुकड आउट दिखा रहे थे। उस ऐप पे दिखा रहा था अवेलेबल है एक रूम, तो मैंने उस ऐप के थ्रू कर दिया, लेकिन वो कंफर्म ही नहीं हुआ। 11 बजे तक पता चलेगा हुआ है नहीं हुआ। पर मैंने इधर ई अराइवल फॉर्म में वही भर के दे रखा था। इमिग्रेशन में मेरे से पूछा तो मैंने उसी होटल का नाम ले दिया। अगर वो नहीं होता तो फिर कोई और होटल कराएंगे। बाकी होटल का भी चेक इन टाइम 1-2 बजे से पहले तो होने वाला नहीं, और अभी तो 10 ही बजे है यार। हाँ 10 बजे, कैसे ही 3 दिन टाइम पास करें। हालांकि मैंने ई सिम ले रखा है, पर उसमें 1 GB डाटा और थोड़ा महंगा भी है, तो एक बार चल के देख लेते, सस्ता मिल रहा हो तो इधर। ये है सिम कार्ड के रेट्स, और ये $8 है ना, US डॉलर नहीं है, ये है ब्रूनेई डॉलर, मतलब इंडिया के 62 रुपये एक ब्रूनेई डॉलर में। तो 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिया के रेट आ जाएंगे। और फिजिकल सिम है ये, अभी ई सिम के लिए बोल रहा है, मैंने पता कर रहे हैं। 8 ब्रूनेई डॉलर हो गए भाई इंडिया के, 480-90 रुपये। तो मैंने एक सिम कार्ड ले ही लिया। तो बेसिकली ऑलमोस्ट 500 रुपये का सिम कार्ड है, जिसमें सिर्फ 2 GB डाटा मिल रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है, स्पेशली और एशियन कंट्री से कंपेयर करें तो। मलेशिया में मैंने कितने का लिया था सिम कार्ड, 900 रुपये का, शायद 100 GB लिया था। यहाँ पे 500 रुपये का 2 GB, जो कि इसका पड़ोसी देश है सेम आइलैंड पे, बोर्नियो आइलैंड पे। तो ये बहुत महंगा है, अभी कर रहे हो प्रोसेस। इस देश के पास भाई सारा तेल का और गैस का पैसे है। जो बोर्नियो आइलैंड है ना, ये आइलैंड बहुत रिच है पेट्रोलियम में और गैस में, तो लोगों के पास बहुत पैसा आया हुआ है। 95% ऑलमोस्ट इनकी इकॉनमी तेल पे ही है। बाकी जो मैंने होटल कराया था वो कंफर्म तो हुआ नहीं, तो मैंने booking.com से एक और कोई होटल कर लिया। भाई यहाँ पे बहुत महंगे होटल्स भी यार, एक रात का 5-6 हज़ार से कम कुछ नहीं मिलने लग रहा। मजबूरी में कोई 6-7 हज़ार एक रात का किराया है, वैसा होटल कराया 3 रातों के लिए, और वो तो सस्ते वाला है। उनकी शटल मेरे को लेने आने वाली है अभी 12:40 पे। हालांकि 2 बजे का चेक इन टाइम था, पर बॉर्डर से आज जो रूम खाली हम शटल भेज देते हैं, और शटल भी फ्री नहीं है। आप लोग सोच रहे होगी भी इतना तेल है तो ये सब चीज़ें तो सस्ती होगी, टैक्सी वगैरह शटल, पर वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कितने की पड़ी। इधर एयरपोर्ट पे ये खूब सारी पेंटिंग्स और राइटिंग्स और फोटोज़ वगैरह लगा रखी है, पता नहीं है बेचने के लिए या फिर वैसे ही है, कहीं प्राइस तो दिख नहीं रहा, शायद वैसे ही है। ये है भाई इनके सुल्तान, इस देश के राजा। बाद में बात करेंगे इस सब बारे में। अभी वो सिम कार्ड के लिए ईमेल भेज रहे हैं। यस लेट्स गो। लो भाई निकल आए बाहर एयरपोर्ट पे, और बाहर तो बारिश होने लग रही है। अपन जब लैंड हुए थे उस टाइम धूप थी, अब बारिश का मौसम हो गया। और ये देखो बूंद गिरी भी है बाहर, अभी भी होने लग रही है, कैमरे पे दिख नहीं रहा। ये भाई आ गया था लेने होटल से ही। ये मेरी शायद 95th या 96th कंट्री होगी ब्रूनेई। और big anywhere here it's okay, back is okay, yeah। चलो भाई
ये लिखा भाई इस पे अपना नाम परमवीर सिंह पेनीवाल। और चलते अब, शटल तो बड़ी आ गई है, 6-7 जनों के लिए। वैसे 7-7.5 किलोमीटर के यहाँ पे लग रहे हैं मेरे इंडिया के 1300 रुपये। और सुबह अपन मेरे अपार्टमेंट से कुचिंग में मलेशिया में टैक्सी लेके एयरपोर्ट पहुंचे थे, वो था 10 किलोमीटर, उसके मेरे लगे थे 200 रुपये कुछ। जिस तरह इंटरनेट के रेट भी हुए थे इतने गुना, उसी तरह टैक्सी के रेट भी 6 गुना हो गए सीधा। और बाकी यहाँ पे ऐप चलती है टैक्सी की, डार्ट करके, उसमें दिखा रहा था $10 दिखा रहा था इसमें। और इनने मेरे से मांगे होटल वालों ने 20, तो 10 फालतू ही लिए। पर चलो उनका फोन आ गया था, बोले हम भेज रहे हैं। मैं बोला भेज दो। बाद में पता चला कि ये तो मुफ्त का नहीं था। मेरे को लगा इतने 1000 रुपये ले रखे हैं तो मुफ्त का ही हो गया यार। ये चीज मेरे को थोड़ी ना ठीक नहीं लगी अप्रोप्रिएट की भाई तुम्हारे पास है ही सिर्फ तेल और तुम्हारे लिए तो तेल बिल्कुल मुफ्त जैसा है, और तुम 7-8 हज़ार एक रात के लेने लग रहे हो रुकने के। 3 रातों के 20-25 हज़ार रुपये तुम रुकने के लेने लग रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट मुफ्त में तो एयरपोर्ट से उठा के और छोड़ दो। और ये नहीं है कि मेरे होटल में कमी निकाल रहा हूँ मैं, मोस्टली जितने भी है ना सब में इधर यही चीज़ थी। मैं देख रहा था ऑनलाइन सारे ऐसे ही है। पर बाकी भाई मॉडर्न है, काफ़ी डेवलप्ड है, एडवांस है देश। मतलब उम्मीद नहीं थी मेरे को, क्योंकि ब्रून ने नाम ही नहीं सुना यार कभी। और देखो कैसे एयरपोर्ट कितना बढ़िया है, शानदार है। दो मिनट पहले अभी बारिश होने लग रही थी, अभी एकदम धूप निकल आई इस इलाके में। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है बारिश हुई नहीं। एयरपोर्ट वाले इलाके में तेज तेज हो रही थी, यहीं 2 किलोमीटर के अंदर ही एकदम चेंज हो गया मौसम। भाई इतनी चौड़ी चौड़ी रोड्स और मॉडर्न रोड्स, लग रहा है मैं एशिया से एकदम दूसरे कॉन्टिनेंट में आ गया। एकदम अलग है यार। मतलब देखो डेवलप्ड रोड्स है एकदम, खुली खुली, और सारा मार्किंग्स वगैरह बनी हुई है जगह जगह, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, गाड़ियाँ भी महंगी महंगी दिख रही है। इधर ही है भाई अपना होटल, ये आ गया होटल भी मेन इलाका है। मतलब ये मेन सेंटर तो नहीं है, पर इधर सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है खाने पीने का, और ये सारा एरिया है। टूटेगा शायद ये मेरे पे, खुल गया। ये है भाई इलाका पूरा, सही लग रहा है। बैग लेते हैं, थैंक यू। ये होटल बाहर इनने लगा रखा है लंच मेन्यू। चलो चेक इन करते हैं। चलो भाई दूसरी मंजिल पे अपना 205 नंबर कमरा पहुंच गए भाई। अजीब सा है ना, मतलब ये देश मैं रिलेट नहीं कर पा रहा इस देश को, क्योंकि इतने देश जाए बाद हर देश में कोई ना कोई सिमिलैरिटी मिल ही जाती है किसी और देश से, कि भाई उस देश जैसा लग रहा है। ये थोड़ा अलग ही लग रहा है, पता नहीं यार। मलेशिया जैसा है नो डाउट, सेम उस पे आइलैंड पे, पर साथ ही में काफ़ी अलग चीज़ें भी देखने को मिल रही है। जैसे कि स्क्रिप्ट आपने नोटिस करी होगी कई दुकानों पे, बाहर चल के देखेंगे वो दोबारा, बाद में बात करते हैं। एक बार सामान रखते हैं। थकावट ही बहुत हो रखी है मेरे को, वैसे हमेशा ही होती है, वैसे तो कब नहीं होती मेरे को थकावट। बेल बज गई क्या? रात कम सोया था मैं, ठीक से सोया नहीं। चलो ये कमरा है भाई अपना, जिसके अपन ने दिए 22,000 रुपये 3 रात हो गए। देख लो भाई, कमरा तो कोई यूँ नहीं कह रहा मैं कमरा बेकार है, पर मैं यूँ कह रहा हूँ देश कितना महंगा है देखो। और इससे सस्ते कुछ मिलने भी नहीं लग रहे थे। बताओ क्या करना था अपने को इस लग्जरी का, इतने ये 2 बेड का क्या यूज है अपने। कोई सस्ती सी जगह होती वहाँ अपना लौट जाते। कोई नहीं, चलो। मैंने तो भाई दोनों बेड जोड़ लिए, क्योंकि एक सिंगल बेड पे मैं फिट नहीं आता लंबाई में, ऐसे टेढ़ा सोता हूँ, तो अपना आराम से सोएंगे। मतलब सोने को सो जाता हूँ पर दुखी होता हूँ मैं। हॉस्टल में भी सोता ही हूँ, पर हॉस्टल में सोता हूँ 500 रुपये दे के, यहाँ हज़ारों रुपये दे के तंग क्यों ना। तो मैंने दोनों जोड़ लिया। मैं आ गया नीचे अपने कमरे से कुछ खाने का ढूंढने के लिए और पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि लोकल करेंसी मेरे पास है नहीं, कार्ड ही है। वैसे तो हर जगह हो जाना चाहिए कार्ड एक्सेप्ट,
इनकी लोकल करेंसी जैसे मैंने आपको बताया ब्रूने डॉलर है और सिंगापुर इनका बढ़िया दोस्त है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, सिंगापुर की करेंसी के साथ अपने डॉलर का रेट फिक्स कर रखा है। सिंगापुर डॉलर और ब्रूने डॉलर दोनों का सेम रेट लॉक कर रखे हैं इन्होंने आपस में। और ना चाहे इधर आप सिंगापुर डॉलर से पेमेंट कर दो चाहे ब्रूने डॉलर से पेमेंट कर दो, किसी से भी कर दो, दोनों एक्सेप्ट होते हैं। और ये ब्रूने डॉलर भी आप सिंगापुर में यूज कर सकते हो। इन दोनों कंट्रीज ने आसपास अपना ये एग्रीमेंट कर रखा है। देखो ये इनका झंडा है ब्रूने का। एक और कारण इन दोनों देशों की दोस्ती के पीछे भी हो सकता है कि ये दोनों एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया की सबसे अमीर कंट्रीज है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो सिंगापुर की सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर पे यही है। और वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 9th लार्जेस्ट जीडीपी ब्रुनेई की है। कुछ रेस्टोरेंट से है, धूप तो रखी है पर हवा भी चल रही है। ये क्या है, एरिया 786 पाकिस्तान क्यूजीन, इंडियन पाकिस्तान क्यूजीन, इसी पे चल पड़ते हैं। और जैसा मैं पहले बात कर रहा था ना कि भाई सिमिलैरिटीज़ लग भी रही है मलेशिया से पर थोड़ा अलग भी लग रहा है, तो उसके पीछे ना मेन रीज़न ये है। अब हालांकि वैसे तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इधर मले है, लेकिन आप ये स्क्रिप्ट देखोगे आपको अरेबिक स्क्रिप्ट दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा ये अरेबिक है, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है अरेबिक के, जावी बोलते हैं इसे। तो ये जावी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं मले लिखने के लिए। लिखी मले लैंग्वेज ही है इनकी, जो मलेशिया में बोली जाती है, फिर इधर जो बोलते हैं। बस इसकी स्क्रिप्ट इन्होंने वो लेटर्स अरेबिक वाले यूज़ कर रखे हैं। देखो मोस्टली लोग यहाँ पे एथनिकली भी मले ही है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भी ऑब्वियसली इसलिए मले है। मेरे ख्याल 70% के करीब लोग यहाँ मले होंगे। हर इंसान ऑलमोस्ट मले बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है ऑलमोस्ट हर इंसान। इसके अलावा कुछ नेटिव इंडिजिनस जो यहाँ के लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, 4-5% ही होगी, उनके अपने डायलेक्ट्स है। और उसके अलावा फिर मले और इंग्लिश के अलावा चाइनीज़ भी बोली जाती है, और चाइनीज़ भी कई तरह की, चाइनीज़, होकियन, हाका और स्टैंडर्ड चाइनीज़ और कैंटोनीज चाइनीज़, ये सारी आपको बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि 10% लोग एथनिकली चाइनीज़ है यहाँ पे। बाकी आप लोग ऑलरेडी जानते होगे या जान ही होगे कि ब्रुनेई एक मुस्लिम कंट्री है। ऑलमोस्ट 80% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, बाकी 7% बुद्धिज़्म होगा, 7% क्रिश्चियनिटी होगा, थोड़े बहुत बाकी फिर मिक्स है, जिसमें इंडिजिनस बिलीव्स भी आ गए। और इनका जो लॉ है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ना पैरेलली शरिया लॉ और ब्रिटिश कॉमन लॉ दोनों को प्रैक्टिस करते हैं। ब्रिटिश कॉमन लॉ इसलिए क्योंकि ये एक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट थी 1 जनवरी 1984 तक शायद। एनीवे बाकी पॉपुलेशन है 4.5-5 लाख के करीब, एरिया है मेरे ख्याल से 5700 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है इस देश के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बातें बताने के लिए, वो एक बार बाद के लिए रखते हैं, पहले एक बार खाना खाते हैं। चलो कैश नहीं निकलवाया मैंने, कार्ड से हो जानी चाहिए वैसे शायद। ये आ गया भाई मेन्यू, जो भी रेट है उसको 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रुने डॉलर से इंडियन रुपए में रेट आ जाएंगे। अब जैसे 5 का है तो ये 300-350 रुपये का एग रोल। अच्छा पानी पूरी वगैरह भी है। ये है भाई अपने इंडिया के 160 रुपये के 4 पीस पानी पूरी के, 40 रुपये का एक गोलगप्पा। सही लग रहा है यार मेन्यू तो। ये नॉर्मल रोटी मिल जाए, नान पान तो नहीं खाने का मन। जैसे सब्जी है 7.5 तो ये लगा लो, सही है। तो 500 रुपये की है, मतलब खाना उतना ज़्यादा महंगा नहीं है जितनी महंगी और चीज़ है यार यहाँ पे, है ना। चलो इसमें भाई टर्किश खाना भी है, एक आधी चीज़ दिखी मुझे, इंडियन पाकिस्तानी मले टर्किश मिक्स है इधर। इस तरह काफ़ी मलेशिया में भी इंडियन रेस्टोरेंट इसी तरह के थे, मिक्स थे। जस्ट 1 मिनट या ये देखो, ये इनकी मले डिशेज है, ये भी 5-6-7 डॉलर, मतलब उतना महंगा नहीं यार जितनी बाकी चीज़ें। होटल महंगा है जिस तरह से, टैक्सीज महंगी है, मोबाइल इंटरनेट महंगा था, खाना फिर भी अफोर्डेबल है। पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि वेजिटेरियन ही खाऊँ अगर ऐसी जगह हो जिधर वेजिटेरियन खाना मिलता हो तो, पर यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में आए बाद भी सब चिकन है, वेजिटेरियन है ही नहीं कुछ। तो फिर ये चिकन करी मंगा लूँगा रोटी के साथ। नॉर्मल रोटी मिलेगी 0.8 की है, 50 रुपये मान लो। भाई मैंने पानी पूरी देख के मंगाई ली, मेन्यू में मन कर गया था, साथ में ताज़ा जूस मंगा लिया कैरेट और ऑरेंज का। और भाई ये खाते हैं। मैंने अभी इनसे पूछा भाई हो जाएगी ना मेरे कार्ड से पेमेंट, तो बोले नहीं हम तो सिर्फ या तो बैंक ट्रांसफ़र करो या फिर कैश दो में, ये बोले। तो मैं बोला भाई रुको, फिर मेरे को जाना पड़ेगा ATM पैसे निकलवाने के लिए। मैं जाने ही लग रहा था तो यहाँ पे ना साथ वाले टेबल पे 5-7 औरतें बैठी थी, बच्चे भी थे इनके साथ। तो बोले कि नहीं मत जाओ पहले खाना खाओ। मैं बोले खाना बनाएंगे इतने ले आऊँगा मैं। बोले नहीं तुम्हें ATM नहीं मिलेगा, वैसे तो यहीं पे बोली सामने, मतलब कह रहे पहले तो बोली 1 मिनट दूर है बस ये रहा सामने। फिर बोली नहीं तुम्हें मिलेगा नहीं, बोली पहले खाना खाओ आराम से, हम अपने आप दिखा देंगे। मैं बोला ठीक है भाई, अभी ने भी क्या उदास करूँ, पहले खाना खा लेते। और खाना खाए बाद ATM चला ना फिर। भाई मैंने उसे कहा प्लेन चपाती लिया, रोटी
पर ये भी पता नहीं मैदे की आटे की मिक्स ही लग रही है। और मैं बोला साथ में एक चिकन की सब्जी लिया। अब ये लिया है साथ में ये तरी ना यहाँ पे फ्री में आती है रोटी के साथ। मलेशिया में भी यहाँ पे भी अलग से सब्जी लेके नहीं आया। 2 रोटी ऐसे अलग अलग ले आया, साथ में थोड़ी सी तरी लिया है। तो फिर शेफ़ आया, वो इंडिया का था। मैं बोला भाई सब्जी दे दे अलग से। वो बोला इसके साथ तो ये आती है। मैं बोला अरे मैंने ऑर्डर करी है। वो बोला चलो ठीक है लाता हूँ मैं। Brunei is very Yeah. friendly person. भाई मैं खाना खाने बैठा था ना, खाना खाने लग रहा था और मेरे साथ वाले टेबल पे जो लोग बैठे थे तो ये खाना खत्म कर चुके थे। और इन्होंने मेरे को कहा था कि हम तुझे एटीएम दिखा देंगे, तू पहले खाना खा। अब खाना खा के मैं खत्म, मेरे को टाइम लग रहा था और इनका खाना खत्म हो गया था। मुझे लगा मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, परेशान हो रहे होंगे। तो मैं बोला मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूँ, आप प्लीज़ परेशान मत हो, अभी अपन एटीएम चल पड़ेंगे। बोले नहीं तेरे तो पैसे हम दे चुके। मैं बोला क्या? बोले हाँ तेरे पैसे खाने हमने दे दिए। बोले तू तो हमारा टूरिस्ट है, तू हमारा गेस्ट है, तेरे से पैसे नहीं लेंगे। और ये टेबल पे जितनी भी औरतें बैठी है इन्होंने मेरे खाने के पैसे मेरे से पूछे बिना पे कर दिए और बोले तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। और मेरा खाना ये पटा मैं खाने लग रहा हूँ। भाई देखो कितने शानदार, कितने फ्रेंडली लोग हैं यार, सही में कमाल ही हो गया यार। मतलब आज तो पहला दिन है मेरा, आया ही था जस्ट 2 घंटे पहले और ऐसे ही एकदम से लोगों ने शॉक कर दिया, जबरदस्त यार। थैंक यू सो मच। People in Brunei are the friendliest. Welcome to Brunei. Thank you. शौक कर दिया यार, मतलब कि इस देश में आए ही था 1 घंटे के अंदर, ऐसा मतलब एक्सपीरियंस हो गया यार, जबरदस्त। हेलो, कैन यू से हेलो? Say hello, say hello. Hello guys. Hello guys. हेलो गाइस। ओके, इन योर फोन? भाई अलग अलग जगह फोटोज खिंचा रहे हम सारे लोग, बहुत फ्रेंडली लोग हैं यार। ओके, आई विल स्टैंड हियर एट द कॉर्नर। Welcome to Brunei, uncle. थैंक यू। अंकल भी बोल गया, बाकी वेलकम भी बोल गया। चलो कोई नहीं यार, बड़े अच्छे लोग यार, जगह जगह बार बार फोटो खिंचाई, इतने अच्छे से ट्रीट करा यार। और कह रहे कि हम नहीं आपको सारे लोग ही ऐसे ट्रीट करेंगे यहाँ पे, आप हमारे देश में आए हो। जबरदस्त लोग हैं यार। चलो भाई, खाना तो खा लिया अपन ने, अब उधर एटीएम ढूंढते हैं जो उन्होंने बताया था, कुछ कैश निकलवा के रख ही लेते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा ही, किसी कंट्री में आती इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो पूरी कंट्री में बाद में चाहे कितने ही बुरे एक्सपीरियंसेस हो, इंसान कभी भी उस कंट्री को बुरा नहीं बोल सकता। ये चीज़ तो पक्की बात है। अब चाहे कुछ बुरा भी हो जाए, मैं इस कंट्री के हमेशा, खास करके इस कंट्री के लोगों के अच्छे इंप्रेशन ही लेके जाने वाला हूँ। सड़क किनारे के मॉल्स आ गया, जिसमें दुकानें पता नहीं आधी तो बंद सी लग रही है, नहीं खुली है ऐसी लग रहा था। कैफे सा है कि कुछ दवाइयों की दुकान थी, एक ये सुपर मार्केट सा है और इसके साथ में है कि सर्विस सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स का। उस कॉम्प्लेक्स में भी नहीं मिला एटीएम, इधर आ गया पास में एक मार्केट से, इधर भी कोई दिखना नहीं लग रहा। इससे अच्छा एयरपोर्ट पे ही निकलवा लेते हैं अपन। दोनों तरफ कुछ दुकानें सी, इधर कपड़ों की और अलग अलग चीज़ों की। ये एक रेस्टोरेंट गया, वही रेस्टोरेंट है ये भी, और उस साइड गया है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मेंटल हूँ यार मैं भी, इसके आगे से 2 बार ही गुजर गया। ये इतना बड़ा एटीएम था, ध्यान ही नहीं दिया। बाकी मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिन होने वाला हूँ और इधर की करेंसी कहीं और चलेगी भी नहीं। सिंगापुर में चल सकती है वैसे, हाँ, पर पता नहीं सिंगापुर में भी यूज़ करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हर जगह तो कार्ड चलता है, तो उस हिसाब से निकलवाते हैं अपन। भूल गए तो कार्ड लेके, कुछ आ ही नहीं रहा। आ गया। खाना तो इस देश में सस्ता ही है, तो अपन 100 निकलवा लेते हैं। 100 ब्रुनेई डॉलर अपने इंडिया के 6200 रुपये हो गए। और जगह तो कार्ड चली जाएगा, होटल के अपन ने पैसे दे ही रखे हैं, कहीं इमरजेंसी के लिए भी जरूरत थोड़े, तो 6,500 निकलवा लिए। पैसे निकल के ही नहीं आए भाई, कार्ड लुटा दिए इसने, पैसे निकाल के दिए नहीं। लेकिन साथ वाले एटीएम से निकलवाया और अब की बार मैंने प्रिंटेड रिसीट के लिए यस कर दिया, पिछली बार नो करा था। तो अब की बार थोड़ी आवाज़ सी तो आई कैश की, ये आ गई। और ऊपर मैसेज भी आ गया, मेरे कटे खाते से 6300 रुपये, बदले में मिला सिर्फ एक ये नोट। TDS भी कट गया। ये है भाई इनका नोट $100 का। और ये जो आप देख रहे हो ये है हसनल बोल्किया, यानी कि ब्रुनेई का राजा या फिर प्राइम मिनिस्टर, सुल्तान, सब यही है पिछले बहुत सालों से, 50 से ज़्यादा साल हो गए। और हसनल बोल्किया जो है वो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइम राज करने वाले राजा भी है। इसके अलावा 1967 में बने राजा, उससे पहले उनके फादर थे। फिर 1984 में ब्रिटेन ने पूरी तरह से आज़ादी दे दी इन्हें,
तो फिर वो राजा की जगह एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का दर्जा मिल गया, पर है तो वो सुल्तानी राजा ही बोलते हैं अभी। इसके अलावा हसन अल बोल्किया की जो नेटवर्थ है वो 30 बिलियन US डॉलर्स के अराउंड एस्टिमेट की जाती है, उससे भी ज़्यादा ही होगी। और ये पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक लोग है भाई, हद से ज़्यादा पैसा है हसन अल बोल्किया के पास, इनका जो राज्य है ब्रूने का। मैं वापस अपने होटल की तरफ चढ़ रहा हूँ, रास्ते में आ गया इनका एक ये बस स्टॉप। और हालांकि पब्लिक बसेस वगैरह दिखी नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सबके पास तो गाड़ी है यार महंगी महंगी। मैं बता चुका आप लोगों की इस देश की मोस्टली इकोनॉमी इनके तेल पे डिपेंडेंट है 95% के करीब, और तेल की इनके पास कोई कमी है नहीं, इसलिए इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। और जो राज्य है उसको भी पसंद करते हैं लोग, और उसने क्या रखा है इस देश में लोगों के लिए, मतलब फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है, कोई भी खर्चा नहीं है। इसके अलावा इन्हें पेट्रोल पहले ही इतना सस्ता, ऊपर से उस पर भी सब्सिडी मिलती है, मतलब पहले ही इतनी सस्ती है गैस, उसके अलावा उसके ऊपर भी सब्सिडी, और भी मतलब बहुत फायदे हैं। तो मतलब ऐसे सुनने में तो यूँ साउंड करता है भाई राजा का राज है, अभी भी इस देश में शरिया लॉ प्रैक्टिस होता है, पता नहीं कितना कंजर्वेटिव होगा, पता नहीं कितना स्ट्रिक्ट होगा इस देश का लॉ और हर चीज़। पर जो भी हो, जो आम लोग हैं ना, उनको ऐसे कोई शिकायत नहीं है उनसे। इनके जो सुल्तान है मोस्टली सब लोग पॉजिटिव ही कहते हैं, क्योंकि लोगों को इतना अच्छा लाइफ स्टाइल मिला है भाई, अपना होटल पीछे रहेगा, कोई कमी छोड़ नहीं रखी लोगों के लिए, और बहुत सेफ है, पीसफुल है, क्राइम व्राइम कुछ है नहीं। अभी ऑफिस की छुट्टी हुई है ना, इसलिए भीड़ होगी। समय हो गया 5, पूरे 5 बजे, सारे घर जा रहे होंगे लोग। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ना वीकेंड होता है फ्राइडे और संडे, ये 2 दिन का वीकेंड होता है ब्रूने में। और अब की बारी मंडे की भी छुट्टी है, तो आज सैटरडे वर्किंग था, कल इनकी छुट्टी जब आने वाले, कल भी छुट्टी है फ्राइडे, क्योंकि मुस्लिम्स का प्रेयर डे होता है इसलिए छुट्टी, और संडे वैसे वीकेंड, वेस्टर्न वीकेंड के हिसाब से छुट्टी। सैटरडे वर्किंग होता है, लेकिन इधर मंडे यहाँ पे कोई सरकारी छुट्टी है, तो 2-3 दिन छुट्टियाँ ही है। सरकारी दफ्तर बंद होंगे, पर ये बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह तो ऐसे ही खुले होंगे। अब तक बाकी आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये देश कितना इंटरेस्टिंग है, और अभी तो बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिनके बारे में अपन ने बात ही नहीं करी, और आने वाली वीडियोस में अपन और एक्सप्लोर करने वाले, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनका सोने का मस्जिद, और इनकी पानी के ऊपर बसी हुई एक विलेज, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक्स के ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं, और वो सारी चीजें अपन आने वाले दिनों में और वीडियोस में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में अपन ने करा मलेशिया कुचिंग से अपना सफर ब्रूने दारुसलाम का। जी हाँ, ब्रूने दारुसलाम नाम है इसका ऑफिशियल, या फिर स्टेट ऑफ ब्रूने, ये 2 नाम है। बाकी आज ये जो वीडियो थी ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा अपने दोस्त ट्रेवर को, जो कि किसी वजह से एक हादसे में जिसकी अभी रिसेंटली मौत होगी, और ये खबर मुझे आज ही मिली एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद। ब्रूने एयरपोर्ट पे अमेरिका का था ट्रेवर, और मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे कई साल पहले डेनमार्क में एक हॉस्टल में मिला था, कोपेनहेगन में, हम सेम हॉस्टल में रुके हुए थे, हमारी दोस्ती होगी तुरंत ही। और उसको एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक था, हद से ज़्यादा शौक था, विंग शूटिंग वगैरह, वो जो विंग सूट पहन के आसमान से कूदते हैं, माउंटेन से कूदते हैं, ऊपर चढ़ के माउंटेन में, वो करता था वो। और पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, सारी तरह की जंप्स का उसे बहुत शौक था। तो अभी आप लोग जानते हो, इससे पहले मैं न्यूजीलैंड था, उससे पहले हांगकांग था। इस ट्रिप पे मैं निकला था जून में इंडिया से, और 29 मई को उसका मेरे पास मैसेज आया था कि मैं इंडिया आने लग रहा हूँ कल 30 मई को। तो मैं बोला कि तू मेरे घर आ जा, जैसे तैसे मैं तेरे को दिल्ली वगैरह भी घुमा दूंगा, अगर तेरे को हरियाणा घूमना है वो घुमा दूंगा। पर उसके कुछ और ही प्लान्स थे। वो बोला मैं तो लैंड होते ही सीधा पहाड़ों में जाऊंगा और जंप्स करूंगा, एडवेंचर करूंगा। और मेरे को बोल रहा था कि भी तुझे मेरे से मिलना हो तो तू वहीं पे आ जा, अपन थोड़े दिन पहाड़ों में घूम लेंगे, रह लेंगे। तो पर इस ट्रिप के चलते, क्योंकि मेरा ट्रिप प्लान था और फ्लाइट बुक थी, तो मैं जा नहीं पाया था और मिल नहीं पाया था अपने दोस्त ड्राइवर से। और मेरे को खबर मिली नहीं दरअसल, ये खबर काफ़ी पॉपुलर भी हुई अभी जब मैंने गूगल करा तो। उसके इंस्टाग्राम पे आज उसकी फैमिली ने पोस्ट डाली कि 19 जून पिछले महीने उसकी मौत हो गई थी। और शायद हवा तेज थी, स्पीति में था वो, काजा में था, कहीं था, हवा का शायद बहाव तेज हो गया और वो किसी माउंटेन में जाके टकरा गया। और वहाँ से उसे 2 दिन बाद रेस्क्यू किया गया वो, और वो गुजर चुका था। तो आज मतलब एयरपोर्ट पे भी मैं, मतलब ये मेरा पर्सनल व्लॉग तो है नहीं, एक ट्रैवल व्लॉग है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ की पर्सनल बातें कोई बताने का तुक भी नहीं है, ना कोई उस चीज़ का फ़ायदा, मैं आपको ट्रैवल दिखाने आया हूँ। तो बहुत परेशानी हुई आज मेरे को उस चीज़ को के चलते वीडियो रिकॉर्ड करने में। एयरपोर्ट पे भी 2 घंटे बैठ के मैंने अराइवल पे आए बाद सिम कार्ड दिखाने से पहले किसी तरह रिकॉर्ड करी, फिर वीडियो उसके बाद आया यहाँ पे भी। फिर अभी काफ़ी देर पहले कमरे में बैठा, फिर खाना खाने गया, फिर उस रेस्टोरेंट में बैठा रहा, फिर ATM गया। तो बहुत आज की वीडियो में बहुत परेशानी हुई रिकॉर्ड करने में। एनीवे, बहुत बड़ा योगदान है उस फैमिली का जिन्होंने वो खाने के पैसे दिए, ब्रूने की जो फैमिली थी।
जिन्होंने पुश किया आज की वीडियो में। पर थोड़ा बुरा तो लगता ही है, देखो कोई भी अपना जानने वाला गुजर जाए जिससे दोबारा कभी अपन मिल नहीं सकते। पर बहुत बढ़िया आदमी था यार वो, शायद मेरे को उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा बुरा भी लगा जितना, क्या पता कोई और होता तो इतना लगता ना लगता, पता नहीं। अब उम्मीद करता हूँ कोई और इतना नज़दीकी या कोई भी हो, चाहे नज़दीकी हो चाहे दूर का हो, चाहे जानकार हो चाहे ना हो, मतलब ऐसा तो किसी के साथ ना ही हो। तो आज की वीडियो भाई ट्रेवर तेरे लिए थी, और रेस्ट इन पीस ब्रदर।